तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं काफी कुछ। चार्ज क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। चार्ज दो प्रकार का होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आप लिख लो, है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टीज कर देना, एक नहीं है कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे उसको, है ना। तो ये हेडिंग डाल दी, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की, वो वन बाय वन करके मैं लिखते जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, है ना। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो ये कहता है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि चार्ज के पास दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों क्या, ये आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, है ना। एन का मतलब आप लोग लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू का मतलब यूनिट। मतलब किसी क्वांटिटी के पास नंबर होता है और यूनिट होती है, तो हम बोलेंगे कि उस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर प्लस यूनिट, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं ओनली। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं बच्चों जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, अब ये बॉडी कुछ चार्ज है, लेट्स सपोज इसका चार्ज जो है इस बॉडी का वो 2 कूलम है। तो देखो एक नंबर है और एक यूनिट है, तो चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, तो 2 कूलम, तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसलिए चार्ज कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। तो ये बात याद रखिएगा कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब कई बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन जाता है कि सर आपने तो दो टाइप के चार्ज पढ़ाए थे, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो उसका क्या मतलब हुआ। तो बच्चों कई बच्चों को ऐसा डाउट होता है कि सर हमने तो लेकिन चार्ज नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों पढ़ा है, क्या उससे कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। तो बच्चों वो डायरेक्शन नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव, वो एक्चुअली में असाइन किए गए हैं साइन। दो प्रकार के चार्ज हैं, एक को हमने नेगेटिव चार्ज बोला हुआ है और एक को हमने पॉजिटिव चार्ज बोला है। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जब वो इक्वल अमाउंट में होते हैं तो याद करो बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। इसलिए हमने उसको आसानी से समझने के लिए कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। भाई दो वैल्यूज हैं, एक नेगेटिव वैल्यू है -5 और एक पॉजिटिव वैल्यू है +5, तो उन दोनों को ऐड करोगे तो ही 0 मिलेगा ना, मतलब न्यूट्रल बन जाएगा। इसलिए उनको ऐसा नाम दिया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो दो प्रकार के चार्ज हैं, ना कि वो डायरेक्शन के बारे में बताया गया है ना। तो ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल भी अपने मन में लाने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखेंगे चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। तो आई थिंक फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज है, उसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, है ना बच्चों। जिसको बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, तो इसको हम समझ लेते हैं। आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, ऐसे समझे आप। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज हैं कहीं पर, ऐसे करके, है ना। तो मान लो कि इस वाली बॉडी का चार्ज जो है वो 2 कूलम है, मतलब इस पॉइंट पर चार्ज इस बॉडी पर 2 कूलम है, इस पॉइंट पर चार्ज 3 कूलम है, इस पॉइंट पे चार्ज -5 कूलम है, इस पॉइंट पे चार्ज आपका 5 कूलम है और इस पॉइंट पे चार्ज आपका -7 कूलम है। तो इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या है इस बॉडी का, ये कैसे निकालेंगे। तो क्यू नेट निकालने के लिए आप समझ गए होंगे कि इन सारे चार्जेस को जोड़ दो। लेकिन कैसे जोड़ना है बच्चों, विथ साइन। नेगेटिव वाला पॉजिटिव का इफेक्ट कैंसिल करता है ना, तो आप जब पॉजिटिव चार्ज को जोड़ो तो प्लस साइन के साथ नेट चार्ज निकालने के लिए, और नेगेटिव चार्ज को जोड़ो तो माइनस साइन के साथ। तो आप क्या लिखोगे, 2 कूलम प्लस 3 कूलम, ये पॉजिटिव है, -5 वाला, 5 वाला -5 है और ये 5 +5 है तो प्लस के साथ लेंगे, और ये 7 जो है वो माइनस के साथ है। तो 5 कैंसल और ये 2 + 3 5 -7, तो -2 कूलम आ गया आंसर। तो इस तरीके से जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं किसी सिस्टम में, उस सिस्टम में जो नेट चार्ज होता है वो सारे इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या बच्चों, कि पॉजिटिव चार्ज को ऐड करो पॉजिटिव साइन के साथ
और नेगेटिव चार्जेस को ऐड करो नेगेटिव साइन के साथ। तो आई होप आपको एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी क्लियर होगा ये प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, ये जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो हमने अभी निकाला, इसको हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी भी सिस्टम में जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनको एल्जेब्रिक सम करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करते हैं और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज साइन के साथ ऐड करते हैं। तो जो आपका रिजल्टेंट आता है वो नेट चार्ज होता है। तो हम ये लिख सकते हैं इन अ सिस्टम net charge in a system net charge of system is the algebraic sum of all the individual charges present in system। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी एडिटिविटी ऑफ चार्ज की, और समझा तो मैंने दिया ही आपको। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। आपको चार्जेस स्केलर क्वांटिटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना बच्चों? तो इसको हम समझते हैं पहले, तो फिर मैं इसकी स्टेटमेंट लिख दूंगा, है ना? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है, देखो किसी भी बॉडी में, यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं। आप कोई भी बॉडी लो, अगर मान लीजिए इस बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में पढ़ा कि इस टाइप की कोई भी बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या है कि इस बॉडी में से या तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना? और या तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। अगर डालोगे इलेक्ट्रॉन तो इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं या डालता हूं, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच गया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन डाला तो उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन चाहे एक प्रोटॉन का चार्ज आए चाहे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आए, दोनों का चार्ज तो सेम होता है मैग्नीट्यूड वाइज, नेचर अलग होता है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। तो आप अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे या डालोगे तो बॉडी कितना चार्ज होगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज, दैट इज ई। अगर निकालोगे तो प्लस ई हो जाएगा, अगर डालोगे तो माइनस ई हो जाएगा, नेगेटिव, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे डालोगे तो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज अपीयर होगा बॉडी में। अब आप सोचो कि बच्चों मैं दो इलेक्ट्रॉन निकालता हूं या डालता हूं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला था या डाला था हमने, तो ये चार्ज बॉडी में मिला। अगर मैं ऐसे ही आप सोचो दो इलेक्ट्रॉन निकालूं या डालूं तो चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी का? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है तो दो इलेक्ट्रॉन के निकालने डालने से कितना चार्ज आ जाएगा? 2e। अगर निकालोगे तो प्लस और डालोगे तो माइनस, तो -2e। अगर 2 टाइम्स इसका करोगे तो ये प्लस माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप सोचो कि बच्चों अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालूं और डालूं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने डालने से कितना चार्ज हो जाएगा? +-3। 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना? इसी तरीके से आएगा। अगर सोचो मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकालूं या डालूं तो बॉडी में कितना चार्ज आ जाएगा? +4e। तो +4e जब आप इसका 4 टाइम्स करोगे तो ये 6.4 आ जाएगा, है ना? 4 इंटू 16 करोगे तो 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। अब वैसे ही सोचो आप 5 इलेक्ट्रॉन निकालता डालता तो 5e, 6 निकालता डालता तो 6e। वैसे ही n इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालोगे या डालोगे, n इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉडी में कितना चार्ज आएगा बच्चों? +-ne। अगर आप n इलेक्ट्रॉन निकालोगे डालोगे तो बॉडी में कितना चार्ज आएगा? +-ne। यानी देखो जो बॉडी में चार्ज आता है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ e आ रहा है फंडामेंटल चार्ज का। फंडामेंटल चार्ज का कैसा मल्टीपल बच्चों? n, क्योंकि n या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, 5 है, 6 इंटीजर फॉर्म में। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो या तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो निकलेगा ही नहीं।
ऐसा तो होगा नहीं कि आप आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के निकाल लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो या तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वैसा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब या तो आपका ये चार्ज पॉसिबल है 1.6 इंटू 10⁹ अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते डालते हो, या फिर 2e पॉसिबल है अगर दो इलेक्ट्रॉन, या ये पॉसिबल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई चार्ज, किसी बॉडी का चार्ज ये है 2.7 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, अब आप एक बार बताओ किसी बॉडी का ये चार्ज हो सकता है क्या? आप खुद सोचो, या तो 1.6 होगा एक इलेक्ट्रॉन से, या दो इलेक्ट्रॉन से 3.2 होगा। 2.7 तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शंस में नहीं निकाल सकते। आप इलेक्ट्रॉन को इंटीजर के फॉर्म, मतलब इंटीजर निकाल सकते हो, या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन। आप फ्रैक्शन में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन निकालोगे कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ के निकाल लिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंटीजर फॉर्म नहीं है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई नहीं है। अगर आप सोचो यहां से n की वैल्यू निकालें, तो अगर आपको चेक करना है कि कोई चार्ज बच्चों पॉसिबल है कि नहीं किसी बॉडी पर, तो आपको क्या लिखना चाहिए? n इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन फंडामेंटल चार्ज। देखो e को नीचे ले जाओ। अब अगर आप इसको डिवाइड करो और वो इंटीजर आ जाए, तो इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि इंटीजर नंबर इलेक्ट्रॉन का निकालना पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं 3.2 लिखता, तो 3.2 के लिए जब आप सॉल्व करते तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आप इसको सॉल्व करो तो इंटीजर वैल्यू आएगी 2, मतलब ये चार्ज पॉसिबल है 3.2। लेकिन आप इसको करके देखो, 2.7 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये -19 कैंसिल, 2.7 डिवाइड बाई 1.6, तो ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, यानी कि इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब ऐसा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब 2.7 इंटू 10⁻⁻19 वाला कूलम वाला चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब जो आपका बॉडी का चार्जिंग होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। मतलब या तो 1.6 है, या फिर सेकंड स्टेप में 3.2 होगा, या थर्ड स्टेप में 4.8 होगा। ऐसा कोई भी वैल्यू इन स्टेप्स के बीच में पॉसिबल नहीं है जिससे बॉडी चार्ज हो जाए। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, है ना? ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी में जो नेट चार्ज है वो एक्चुअली में इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल और बेस चार्ज, है ना? और वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कल पिछले लेक्चर में, मतलब। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नेट चार्ज on a body, the net charge on a body is the integer multiple of fundamental और बेस चार्ज, फंडामेंटल और बेस चार्ज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द नेट चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। अगर निकालोगे तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज। तो आई होप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको क्लियर होगा। और कभी बेटा कोई चार्ज की वैल्यू आपको प्रूफ करनी है कि वो पॉसिबल है कि नहीं, तो आप n निकाल लो। अगर n इंटीजर आ रहा है तो पॉसिबल है, और अगर n इंटीजर नहीं आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली है चार्ज की। एक और प्रॉपर्टी, उसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, और ये प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? ये स्टेटमेंट वैसे ही है जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one body to another,
तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another बॉडी, यानी कि चार्ज ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। होता क्या है कि चार्ज रिमेन सेम, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम होता है, बस वो क्या करता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्या किया कि जैसे ये ग्लास रॉड था बच्चों, और ये आपका ऐसे सिल्क का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा। तो ये ग्लास रॉड पहले न्यूट्रल थी, नेट चार्ज 0 था, यानी जितना ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज था। और सिल्क भी न्यूट्रल बॉडी थी, क्योंकि वो भी कैसा था बच्चों, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पहले न्यूट्रल बॉडी थी। फिर बाद में इन दोनों को आपने रब किया, रब अगेंस्ट ईच अदर, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मान लो 2 कूलम का। तो ये पॉजिटिव 2 कूलम चार्ज का क्यों हुआ है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के किस में ट्रांसफर हो गए बच्चों, सिल्क में। तो सिल्क में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, और आपका जो ग्लास रॉड है उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। हम एक नंबर मान लेते हैं, जो ग्लास रॉड से सिल्क में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ग्लास रॉड का चार्ज कितना हो गया, ग्लास रॉड में आपका कितना कम हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स सपोज हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं कि भाई जो आपका ग्लास रॉड है उससे 50 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर गए किसमें, सिल्क में। तो सिल्क में एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों, 50, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए और उसमें डिफिशियंसी हो गई, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिल्क में आ गए। तो आपको पता है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, लेकिन इसमें 50 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसका चार्ज हो गया -50 E। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है बच्चों, तो 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 50। वैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया +50, क्योंकि इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 50 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स एक्सेस में हो गए, 50 प्रोटॉन। तो यहाँ पे +50E आ गया, +50E, E इज द फंडामेंटल चार्ज। तो देखो बच्चों, अगर आप ओवरऑल देखो इस सिस्टम को, तो इस सिस्टम में हुआ क्या है कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफर किए, लेकिन अभी भी आप इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज देखो, -50E +50, तो अभी भी ये पूरा सिस्टम न्यूट्रल ही है। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर किया, न्यूट्रल सिस्टम, बट ओवरऑल सिस्टम जो होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होना अलाउ है, लेकिन नेट चार्ज ऑफ द होल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व। तो हम बोल सकते हैं होल चार्ज ऑफ द होल सिस्टम, चार्ज ऑफ द होल सिस्टम remains constant while transferring of charge, that is charge is conserved, है ना बच्चों। कंजर्व्ड की स्पेलिंग सही लिख लेते हैं, कंजर्व्ड ऐसा लिखना चाहिए। मतलब चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो सकता है, बट टोटल सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। तो चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, बट पूरे सिस्टम का चार्ज, पूरे दुनिया का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कंजर्व्ड रहेगा। तो आई होप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको क्लियर होगा। देखिए बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज है चार्ज की, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, तो इनको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। और एक और प्रॉपर्टीज में ऐड कर लेते हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी आप पढ़ा नहीं है आपने पहले, मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये लिखवाया था क्या, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको हम एक बार और लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज में, क्योंकि प्रॉपर्टीज में ही आता है ये। तो लाइक चार्जेस repel each other, like charges repel each other, and unlike charges
अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो आई होप बच्चों आपको ये वाली प्रॉपर्टी तो पहले से ही पता है, ये तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया ही था। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ ली है। अब उन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन क्वांटाइजेशन से आते हैं, तो उसी का एक हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके, और कुछ चीजें और सीखेंगे हम। देखो कैसे, पहला जो चार्ज है वो पॉसिबल है कि नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। तो मैंने आपको अभी बताया था जब क्वांटाइजेशन पढ़ाया था कि आप n निकाल लिया करो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि q इज इक्वल टू n। देखिए बच्चों, यहाँ से हम n निकाल लेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, q अपॉन e। तो अगर मैंने आपको बताया था अभी कि अगर q अपॉन e इंटीजर आता है तो मतलब ये चार्ज पॉसिबल है, नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ के नहीं निकाला जा सकता या डाला जा सकता। तो q की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 डिवाइड बाई ई, फंडामेंटल चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो बच्चों, ये 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर ले जाओ, तो आप ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा 3.2 बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18, और ये 10 वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस वाली पावर प्लस हो जाएगी। आपको पता है जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो पावर में साइन चेंज हो जाता है ना, मैथ्स पढ़ी हुई है आपने। तो ये 10⁻+19 हो जाएगी। अब देखो बच्चों, सेम बेस के जो पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं, ये भी मैथ्स में पढ़ा है। तो ये 1.6 और 3.2 तो 2 टाइम्स हो गया, तो n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये पावर्स को ऐड कर दो तो -18 और 19, तो ये +1 बचेगा, तो 10⁻1 मतलब 10, तो 2 इंटू 10, तो n कितना आ गया बच्चों, 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे एक बात बताओ, 20 तो इंटीजर है ना, 20 इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल सकते हैं ना भाई, कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये जो चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 वो पॉसिबल है। तो हम बोलेंगे दिस चार्ज इज पॉसिबल, दिस चार्ज इज पॉसिबल। आई होप क्लियर है। इसके बाद आपका सेकंड वाला चेक करना है भाई, सेकंड। तो फिर से वही, अब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। n की वैल्यू q अपॉन e, तो q की वैल्यू है बच्चों 2.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये फिर से ऊपर जाएगा, जैसे यही सॉल्व करोगे तो 10 बचेगा। 10⁻⁻18 अपॉन 10⁻⁻19 को सॉल्व करोगे तो 10 बचता है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.6, तो n की वैल्यू हो जाएगी 26 बाई 1.6। अब आप इसको सॉल्व भी कर लोगे ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 260 बाई 16। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन आएगा तो हमें पता है फ्रैक्शनल वैल्यू का, भाई फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगी तो इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ के नहीं निकाला जा सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब ये चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ n, फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लो चाहो तो, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ n। चलिए ठीक, वेरी गुड, तो ये भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद थर्ड वाला चेक करते हैं ना। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, माइक्रो कूलम जैसे हम लिखते हैं ना 1 मिली कूलम, तो मिली का मतलब क्या होता है बच्चों, 10⁻³ कूलम। जैसे आप मिलीमीटर लिखते हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻, मतलब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, है ना, ये ऐसा आप रिलेशन देखे हो। वैसे मिली कूलम क्या होता है, 10⁻³ कूलम। वैसे अगर आपका माइक्रो कूलम है, माइक्रो, तो ये 10⁻⁻6 है। जैसे मिली 10⁻³ है, माइक्रो आपका 10⁻⁻6 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अगर माइक्रो कूलम को हम कूलम में चेंज करेंगे ऐसा यूनिट में, तो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि ज्यादातर जो आपको सवाल आएंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में उसमें माइक्रो में ही काम होगा, माइक्रो कूलम्स में ही काम होता है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर से हम n की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो n की वैल्यू जो होगी q अपॉन e, और q की वैल्यू है
1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बच्चों देखो क्या होगा, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻19 को, और 1/1.6 को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, तो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1.6, तो ये 10/1.6 लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही लिखने रहने दो, 1/1.6 लिखे रहने देते हैं और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई, ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो +19 हो जाएगी, तो 10⁻+19। अब 10 सेम बेस वाले हैं तो इनको आप पावर स्क्वायर कर दो, तो -6 + 19, तो -6 + 19 कितना बचेगा बच्चों, 13। तो 1/1.6 इंटू 10⁻13। अच्छा, एक 10 आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 बन जाएगा, तो n इज इक्वल टू दिया जाएगा 10/1.6 इंटू 10⁻12, है ना। मैंने एक 10 किसको दे दिया बच्चों, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 जहां था वहां पे पावर कितनी हो जाएगी, 12, है ना। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आती है। तो 10 तो बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर, कि जो आपका ये Q है 1 माइक्रोकूलम, इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये 10⁻12 है, तो आप इसमें 10⁻13 था तो ये 10 ले गए, तो 10/1.6 आप सॉल्व करके देखना तो 6.25 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12, तो आपकी n की वैल्यू क्या आई बच्चों, देखो 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12। अब आप बताओ कि ये n की वैल्यू इंटीजर है कि नहीं, क्या ये चार्ज पॉसिबल है कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, जो कि गलत है, बिल्कुल पॉसिबल है ये चार्ज। कैसे, मैं समझाता हूं बच्चों, याद रखेंगे ये चार्ज पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, इसका कारण ये है कि देखो ना, आप यहाँ पे 6.25 आया है, लेकिन आप खुद सोचो कि मल्टीप्लाइड बाई किससे होने वाला है, ये किससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, ये 10⁻12। 10⁻12 का क्या मतलब हुआ कि 1 के आगे 12 जीरो, 1 के आगे बच्चों कितने जीरो लगने वाले हैं, 12। अब यहाँ पे कितना भी डेसिमल हो, आपके 12 डेसिमल प्लेसेस तक को वो फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। तो भाई ये फाइनली इंटीजर ही बनने वाला है, इसलिए ये पॉसिबल है। क्योंकि जब आपके बड़े चार्जेस आते हैं जैसे माइक्रोकूलम, क्योंकि जो फंडामेंटल चार्ज है वो 10⁻⁻19 की रेंज में, जो कि बहुत छोटा है। तो माइक्रो चार्ज जो है माइक्रोकूलम, वो तो उससे बहुत बड़ा है। जब बहुत बड़े चार्जेस की हम बात कर रहे हैं तो हम जब n की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें मल्टीप्लाइड बाई 10 का इतना ज्यादा फैक्टर होता है, 10 की इतनी, जीरो की इतनी वैल्यूज लगने वाली होती हैं कि वो अल्टीमेटली अगर डेसिमल रहा भी होगा, डेसिमल वैल्यू में रहा भी होगा, तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इंटीजर में। इसलिए जो लार्ज चार्जेस होते हैं जैसे कूलम, माइक्रोकूलम, उसमें क्वांटाइजेशन को हम देखते ही नहीं है, उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें 10 की इतनी ज्यादा पावर आने वाली है कि अल्टीमेटली कैसा भी डेसिमल नंबर हो, 12 प्लेसेस तक, 15 प्लेसेस तक, वो फाइनली क्या हो जाएगी, आपका इंटीजर ही बन जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस चार्ज इज पॉसिबल, दिस चार्ज इज पॉसिबल। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि ये चार्ज क्यों पॉसिबल है। तो ये जो बच्चों क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है, ये आपको कंसीडर करना होता है तब जब आपके जो चार्जेस हैं, स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप ये जो चार्जेस है माइक्रोकूलम, इसमें 10 की पावर या कूलम होता है या मिली कूलम होता है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी होती है 10⁻19 में, तो उसके कंपैरिजन में 1 माइक्रोकूलम, 1 मिलीकूलम, 1 कूलम, ये बहुत लार्ज चार्ज है, तो इनको बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक चार्जेस। और वहीं जो छोटे चार्जेस होते हैं 10⁻−18 में, 10⁻−17 में, या 10⁻−19 में, वो आपके माइक्रोस्कोपिक चार्ज बोलते हैं। और जो लार्ज चार्ज होते हैं माइक्रोकूलम, कूलम, उसको मैक्रोस्कोपिक चार्ज बोलते हैं। तो जो क्वांटाइजेशन है वो आपका माइक्रोस्कोपिक चार्ज, छोटे चार्जेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब आप मैक्रोस्कोपिक चार्ज में डील करते हैं जैसे 1 माइक्रोकूलम, 1 मिलीकूलम, 1 कूलम, कूलम्स में, तो वहां पर इतनी ज्यादा पावर आएगी कि अल्टीमेटली आपका डेसिमल नंबर भी इंटीजर बन जाएगा। तो वहां पर आपको क्वांटाइजेशन को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है।
इसलिए जब आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आप कभी भी चेक नहीं करते हो कि क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन से ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो मैक्रोस्कोपिक चार्ज में आप डील करते हो, और मैक्रोस्कोपिक चार्ज में क्वांटाइजेशन को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 की इतनी ज्यादा पावर आती है कि अल्टीमेटली कोई भी नंबर क्या हो जाता है बच्चों, आपका किसमें चेंज हो जाता है, तो वो उसमें चेंज हो जाता है इंटीजर फॉर्म में, है ना। तो इस बात को हम नोट करके लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, माइक्रोस्कोपिक चार्ज मतलब स्मॉलर वैल्यूज ऑफ चार्ज, और मैक्रोस्कोपिक चार्ज मतलब लार्जर वैल्यूज ऑफ चार्ज। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्वांटाइजेशन is considered only in microscopic charge, माइक्रोस्कोपिक चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, स्मॉलर चार्जेस है ना, 10⁻⁻17 में हो, 10⁻⁻18 में हो, या 10⁻⁻19 में हो, तो वो स्मॉलर चार्जेस, उसको माइक्रोस्कोपिक चार्जेस बोलते हैं, है ना। ओनली इन माइक्रोस्कोपिक चार्ज, बट इन मैक्रोस्कोपिक चार्जेस। अब मैक्रोस्कोपिक चार्जेस क्या हो गए बच्चों, लार्जर वैल्यू ऑफ चार्ज, है ना। जैसे आपका माइक्रोकूलम, मिलीकूलम, कूलम में जब चार्ज हो, तो इन माइक्रोस्कोपिक चार्ज देयर इज नो नीड टू कंसीडर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना बच्चों। तो आपको मैक्रोस्कोपिक चार्ज में क्वांटाइजेशन को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि माइक्रोस्कोपिक चार्ज में आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो लार्जर वैल्यूज में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्मॉलर वैल्यूज में आपको चेक करना पड़ता है कि क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल है कि नहीं। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और कुछ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताई आपको, वो भी क्लियर होगी। देखिए बच्चों, आपके सामने अब ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि आपको बताना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब किसी बॉडी को अगर आपको 1 कूलम चार्ज करना है, तो वहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, तो 1 कूलम चार्ज बनेगा, है ना। तो आपको पता तो है ही भाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, चार्ज ऑन अ बॉडी डिवाइड बाई फंडामेंटल चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकालने पड़ेंगे वो हमें आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q की वैल्यू 1 कूलम दी गई है हमें, और E की वैल्यू हम जानते ही हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये क्या करो, 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो वो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ऊपर जाके 10⁻+19 डिवाइड बाई 1.6, ये ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, है ना, ये इतना रहेगा। और उसके बाद फिर आपको निकालना है फर्दर, यहाँ भी नीचे ये कूलम है तो कूलम कट जाएगा, है ना, तो नंबर बस आएगा एक। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻18। मैंने 10 अलग कर लिया इससे, तो एक पावर कम हो जाएगी, है ना, और डिवाइड बाई 1.6, और 10 डिवाइड बाई 1.6 आप करोगे तो 6.25 मिलता है इंटू 10⁻18। तो देखिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाएगा, तभी आपका क्या होगा बच्चों, 1 कूलम का चार्ज बन पाएगा। तो ये 1 कूलम का चार्ज कितना बड़ा है आप सोचो, ये जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, ये बहुत छोटा मोटा नंबर है कि बहुत बड़ा नंबर है, सोचो आप 10⁻18 से मल्टीप्लाइड है, मतलब 10 के बाद यहाँ 18 जीरो लगने वाले हैं, 18 जीरो, 1 के आगे 18 जीरो, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, आप गिनती भी नहीं कर पाओगे, इतनी गिनती भी नहीं आती है अपन को, 10 के बाद 18 जीरो लगने वाले। तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनता है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि 1 कूलम का चार्ज छोटा मोटा चार्ज नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर 1 कूलम का चार्ज बनता है। तो मैं आपको बस ये महसूस करा रहा हूँ कि 1 कूलम का चार्ज एक्चुअली में इट इज अ बिग यूनिट ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इसका आंसर क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, और इस क्वेश्चन से भी आपको
एहसास होगा कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ बॉडी, एक कोई बॉडी है वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया और एट द रेट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, और हर सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया जा रहा है हर सेकंड में। 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना मतलब छोटा मोटा नंबर रिमूव नहीं किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। 10⁻⁹ का मतलब 100 करोड़, तो 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में निकाले जा रहे हैं। फिर आपसे ये बोला है कि देन फाइंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मेक अ 1 कूलम चार्ज, तो बॉडी को 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, कितना टाइम लगेगा, है ना बच्चों। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना समय लगेगा। अब देखो पहली बात तो किसी भी बॉडी को, कोई भी ऐसी बॉडी है उसको अगर हमें 1 कूलम का चार्ज बनाना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे, इस बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो देखो ये तो हमने पिछले सवाल में बताया था कि किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज चाहिए तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को आना पड़ता है साथ में, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स की कुर्बानी ये बॉडी देगी, निकाला जाएगा, तब ये 1 कूलम का चार्ज बनेगा। मतलब इससे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिख लेते हैं सॉल्यूशन में इसके कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स removed number of electrons removed to make body 1 coulomb charge is equals to 6.25 into 10⁻plus 18, 6.25 10⁻+18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइनस लिख दिया था इसलिए उसको प्लस कर दिया, प्लस नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। तो 10⁻18 बचा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर पा रहे हो यहाँ से पर सेकंड में, 10⁻9। यानी कि हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड इन 1 सेकंड, टाइम की बात ही करना है हमें, फाइनली टाइम निकालना है। तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जा रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो आप खुद सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितना समय लगेगा। अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं या 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में रिमूव होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में रिमूव होगा। तो 1 सेकंड से आप 10⁻9 का डिवाइड कर दो, यूनिटरी मेथड। अगर 10⁻9 बच्चों 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में रिमूव होते हैं तो कितना समय लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, तो इससे डिवाइड कर दो। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना टाइम लगेगा बच्चों, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 1 सेकंड था, तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 1/10⁻9। यूनिटरी मेथड तो आपको आती है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन निकालने का समय है। तो हमें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने 1 कूलम के लिए, इतने सारे, तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल टाइम आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतने सेकंड्स का समय लगता है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कितना समय लगेगा, तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। तो अब यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू, तो कितना टाइम लगेगा बच्चों, जो हमारा आंसर है इसको स्मॉल टी लिख लेते हैं, स्मॉल टी का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, इस चीज से इसका मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 10⁻9। देखो ये 10⁻9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, और 10 का बेस सेम है तो 18 - 9 होगा, तो 10⁻9 बचेगा, है ना। ये सब तो आपको आता ही होगा, तो 6.25 इंटू 10⁻9 बचेगा इसको सॉल्व करने पर। अब आपको पावर आवर सॉल्व करना आता है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा ये जो आंसर आया ये सेकंड में आया,
तो सेकंड में हमें इतनी ज्यादा फीलिंग नहीं आती है ना, लेकिन अगर हम इसको डेज में निकालें, मंथ्स में निकालें, ईयर्स में निकालें तो हमें अच्छे समझ में आएगा कि कितना समय लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है सेकंड्स में अगर टाइम दिया जाए तो ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले आप ये सोचो कि अगर सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा भाई, है ना। जैसे इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो एक साल में 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर एक दिन में, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, डिवाइड बाई 60। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो डिवाइड बाई 60। जब इस नंबर का आप सेकंड्स में से डिवाइड करोगे तो ये पूरी क्वांटिटी टाइम की ईयर्स में चेंज हो जाएगी, है ना बच्चों। ये आपको कन्वर्जन तो आता ही होगा, सेकंड्स को ईयर में कन्वर्ट करना है। अब इस पूरे डाटा को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 198.12 ईयर्स, और अप्रोक्सीमेटली कैन बी रिटन एज 200 ईयर्स। तो देखो बच्चों, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए टोटल कितना समय लगेगा, 200 साल का समय लगेगा। और सोचो हम क्या एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो फिर तो पता नहीं कितने साल लगते। एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले एक सेकंड में, 100 करोड़, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, 100 करोड़। यानी कि हर सेकंड में 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकालने के बावजूद आप सोचो कि इसको 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने साल लग जाएंगे, 200 साल। तो अब आपको शायद एहसास हो रहा होगा इस बात का कि एक कूलम चार्ज वाकई में कितना बड़ा चार्ज होता है ना। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, है ना। और ये 200 ईयर्स इसका आंसर है। तो चलो बच्चों इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते